अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राहील है और मैं आपको अपने चैनल डिज़ाइन फोरियम में खुशामदीद कहता हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि मैं बहुत जल्द अपने चैनल के ऊपर कोरल ड्रा की प्रॉपर क्लासेस का आगाज़ कर रहा हूँ और ये इसी सिलसिले की पहली क्लास है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए आए स्टार्ट कर दें। सबसे पहले हम कोरल ड्रा को ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कोरल ड्रा 2020 इंस्टॉल किया हुआ है। ये कोरल ड्रा X22 के नाम से भी जाना जाता है और कोरल ड्रा का अब तक का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। इस वर्जन के अंदर काफ़ी नई चीज़ें ऐड की गई हैं। अगर आपके पास ओल्ड वर्जन इंस्टॉल है फिर भी कोई बात नहीं, जो फीचर इस वर्जन के अंदर न्यू ऐड किए गए हैं और ओल्ड वर्जन में अवेलेबल नहीं है, मैं वक्त के साथ साथ उन्हें भी क्लियर करता जाऊंगा। कोरल ड्रा मेरे सामने ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं फर्स्ट लुक में इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का नज़र आएगा कि आपको वेलकम स्क्रीन शो हो रही है। जब भी आप कोरल ड्रा न्यू इंस्टॉल करते हैं तो आपको फर्स्ट टाइम वेलकम स्क्रीन शो होती है। उसकी वजह यह है कि इस स्क्रीन के ऊपर आपको करंट वर्जन के बारे में बताया जाता है कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स ऐड। तो हम फीचर्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले गेट स्टार्टेड में न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का टैब है। इसके नीचे 4 टेम्पलेट्स दिए गए हैं और उसके नीचे ओपन डॉक्यूमेंट, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट के टैब दिए गए हैं। ओपन डॉक्यूमेंट से अगर आपके पास कोई कोरल ड्रा की फाइल अवेलेबल है तो आप इसे यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट से जो कोरल ड्रा के बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट कंप्यूटर में सेव हैं वो इन्हें यहाँ से ओपन कर सकते हैं, या ऊपर इन चारों में से किसी को भी क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। और न्यू डॉक्यूमेंट टैब से आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। फाइल क्रिएट करने से पहले हम नेक्स्ट पॉइंट भी स्टडी कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट है वर्कस्पेस। वर्कस्पेस में 3 किस्म के आगे इंटरफेस दिए गए हैं। एक है स्टैंडर्ड, एक है टच एंड द थर्ड वन स्पेशलिटी। स्टैंडर्ड में 2 किस्म के इंटरफेस हैं, एक लाइट वर्जन है, एक डिफ़ॉल्ट वर्जन है। लाइट वर्जन कंप्लीटली बिगिनर्स के लिए, जिनके लिए फर्स्ट टाइम में कोरल ड्रा बहुत एक मैसिव किस्म लुक देता है और उन्हें समझने में मुश्किल होती है, वो लाइट वर्जन यूज़ कर सकते हैं। उनके लिए कोरल ड्रा अपना इंटरफेस थोड़ा सा सिंपल कर देता है। एंड द सेकेंड वन बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उसके अंदर आपको इंटरफेस एज इट इज़ जो नज़र आ रहा है यही नज़र आएगा। टच के अंदर आपको अगर टैब पे आप काम कर रहे हैं तो उसके मुताबिक व्यू मिल जाता है। स्पेशलिटी के अंदर आपको इलस्ट्रेशन के लिए इंटरफेस मिल जाएगा। पेज लेआउट के लिए अगर आपने किसी बुक को कंप्लीट फर्स्ट पेज से लेकर 100 पेजेस तक बनाना है या इससे ज़्यादा कोई मैगजीन क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको कंप्लीट इंटरफेस मिल जाएगा। और अगर आप एडोबी इलस्ट्रेटर के यूज टू हैं तो आपको यहाँ पे एक एडोबी इलस्ट्रेटर का भी इंटरफेस मिल जाता है, जिससे आपको काफ़ी हद तक कोरल ड्रा की लुक एडोबी इलस्ट्रेटर जैसी मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि हम पीसी पे कोरल ड्रा यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्कस्पेस सिलेक्टेड है उसे ही रहने दें और आप उसी पे काम करें। थर्ड वन व्हाट्स न्यू। इसके अंदर आपको मुख्तलिफ लिंक्स मिल जाएंगे जिन पे आप क्लिक करके कोरल ड्रा वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहाँ पे आप जाके स्टडी कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन से फीचर न्यू ऐड किए गए। फोर्थ वन लर्निंग है। इसमें भी आपको ट्यूटोरियल मिल जाते हैं ऑनलाइन वेब पे। आप इस पे क्लिक करेंगे और लिंक्स कोरल ड्रा की वेबसाइट पे खुल जाएंगे, आप वहाँ पे इनके ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं। गेट मोर है और अल्टीमेट वेक्टर बंडल वॉल्यूम 2 है कि आप इनकी वेब से क्या परचेज कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें अपग्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो गेट स्टार्टेड में न्यू डॉक्यूमेंट के टैब पे मैं क्लिक करता हूं तो मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें आप फाइल का नेम बता सकते हैं। मैं इसका नाम दे सकता हूं क्लास 01। प्रीसेट जो है कोरल ड्रा डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्टेड। वैसे तो नॉर्मली कोरल ड्रा डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्टेड होता है, लेकिन क्योंकि मैं पहले काम कर रहा था तो वहाँ पे मैंने प्रीसेट चेंज किया हुआ था। तो बाय डिफ़ॉल्ट कोरल ड्रा डिफ़ॉल्ट होता है, तो आप कोरल ड्रा डिफ़ॉल्ट को सिलेक्ट कीजिएगा। नंबर ऑफ़ पेजेस
आपको कितने चाहिए, 1 चाहिए या 10 चाहिए, जितने भी आपकी ज़रूरत है। मैं यहाँ पे भी एक ही रख रहा हूँ। फिर नीचे प्राइमरी कलर मोड CMYK होना चाहिए या RGB होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो सकती है कि आया CMYK क्या है और RGB क्या है। बेसिकली ये कलर्स के मोड हैं। CMYK को हम प्रिंटिंग के रेफरेंस से यूज़ करते हैं और RGB कलर्स को हम सोशल मीडिया या स्क्रीन पे देखने के रेफरेंस से इस्तेमाल करते हैं। आप आसानी के लिए इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो डिज़ाइन आपने प्रिंट करवाना है पेपर के ऊपर या किसी भी मटेरियल फॉर्म में, उसके लिए आप CMYK कलर्स यूज़ करोगे, और जो डिज़ाइन आपने सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, वेबसाइट्स, कहीं पे भी जिसको आपने स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स या अपने PC की स्क्रीन्स पर देखना है, उसके लिए आप RGB कलर्स यूज़ करोगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको CMYK और RGB कलर्स की समझ आ गई होगी। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम कलर्स के पोर्शन पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं CMYK, RGB, पेंटोन्स और हेक्स कलर्स के ऊपर आपको कंप्लीट एक वीडियो अलग से अपलोड कर दूं, ताकि आपके कंसेप्ट मैक्सिमम क्लियर हो जाए। आगे डिमेंशंस हैं। डिमेंशंस में आप पेज का साइज डिफाइन कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर काफ़ी सारे बाय डिफ़ॉल्ट साइजेस दिए गए हैं। अभी के लिए मैं जो डिफ़ॉल्ट साइज लेटर साइज सिलेक्टेड है, जिसकी विड्थ 8.5 इंचेस और हाइट 11 इंचेस है। इंचेस को आप मिलीमीटर्स, पिक्सल्स, माइल्स, सेंटीमीटर्स, मीटर्स किसी भी यूनिट में चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट इंचेस है और अभी मैं इंचेस ही यूज़ कर रहा हूँ। पेज की ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए? पोर्ट्रेट होनी चाहिए, लैंडस्केप होनी चाहिए, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होती है, मैं पोर्ट्रेट ही रख रहा हूँ। रेजोल्यूशन 300 dpi है और मैं यहाँ पे ओके से क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे सामने एक न्यू फाइल क्रिएट हो गई है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये है, वेलकम स्क्रीन का मकसद ये होता है कि जब आपने न्यू वर्जन इंस्टॉल किया तो उसके बारे में फाइल ओपन होते ही वो आपको बताता है कि इस वर्जन के अंदर क्या क्या फीचर नए ऐड किए गए। तो ऐसी स्क्रीन को हम बार बार देखना डेफिनेटली पसंद नहीं करेंगे कि जब भी हम कोरल ड्रॉ ओपन करें तो पहले हम वेलकम स्क्रीन को देखें और उसके बाद अपनी फाइल क्रिएट करें और काम करना स्टार्ट करें। क्योंकि वेलकम स्क्रीन का तो मकसद ख़त्म हो गया, उसने तो हमें बता दिया कि यहाँ पे ये फीचर अवेलेबल है और ये फीचर नहीं अवेलेबल। तो मैं नॉर्मली जब भी कोरल ड्रॉ अपडेट करता हूँ या री इंस्टॉल करता हूँ तो मैं वेलकम स्क्रीन को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के लिए आपको कोरल ड्रॉ की ऑप्शंस में जाना होगा और वहाँ पे जाके इसकी सेटिंग्स में इसको ख़त्म करना होगा। उसको करने के लिए सिंपली आपने Ctrl+J प्रेस करना है, या यहाँ पर अगर आप टॉप में आते हैं तो मेन्यू बार के नीचे सेकंड बार या सेकंड रो को स्टैंडर्ड बार कहते हैं। इसमें जैसे आप राइट की तरफ आएंगे तो सेकंड लास्ट आइकन है जो व्हील नुमा शक्ल का है, आप इस पर क्लिक करेंगे। नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू के कोरल ड्रॉ आ गया, वही आगे Ctrl+J उसकी कमांड है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। ऑप्शंस में जर्नल ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसके अंदर आप देख सकते हैं गेट स्टार्टेड ऑन कोरल ड्रॉ स्टार्टअप। आप वेलकम स्क्रीन देखना चाहते हैं, स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं, ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है, ओपन द लास्ट एडिटेड डॉक्यूमेंट है, सिलेक्ट अ टेम्पलेट या नथिंग। मैं कहता हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे नथिंग को सिलेक्ट कर देता हूँ और मैं इसे ओके कर देता हूँ। और अभी के लिए मैं यहाँ से वेलकम स्क्रीन को ऑफ कर रहा हूँ और मैं एक दफ़ा आपको अपनी फाइल बंद करके दिखा देता हूँ कि अब ये हमें वेलकम स्क्रीन दोबारा शो नहीं होगी। इसके लिए मुझे कोरल ड्रॉ भी बंद करना पड़ेगा। मैं कोरल ड्रॉ को भी ऑफ कर रहा हूँ। अब मैं कोरल ड्रॉ को दोबारा ओपन कर रहा हूँ तो अब देख सकते हैं आप कि मेरे सामने वेलकम स्क्रीन दोबारा ओपन नहीं हुई। अब मैं वापस अपनी फाइल दोबारा ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के लिए आप Ctrl+O, नहीं तो आप टॉप लेफ्ट पे फाइल का टैब आ रहा है, आप इसे क्लिक करेंगे। ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर थर्ड ऑप्शन है ओपन की, आप इसे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आपकी फाइल सेव है आप वहाँ से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने डेस्कटॉप पे अपनी क्लास 01 के नाम से फाइल सेव की थी, मैं इसे क्लिक करता हूँ और ओपन कर रहा हूँ तो मेरे सामने वो फाइल ओपन होगी जो हमने क्रिएट की थी। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको कोरल ड्रॉ के इंटरफेस के बारे में बताता हूँ।
सबसे टॉप पे जो आपको रो नज़र आ रही है जिसके अंदर मुख्तलिफ हेडिंग्स हैं, फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट, इफेक्ट्स, बिटमैप, टेक्स्ट, टेबल, टूल्स, विंडोज एंड हेल्प। इन सब हेडिंग्स को हम इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस के अंदर वन बाय वन स्टडी तो ज़रूर करेंगे, लेकिन इस रो को स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि हम इस रो को स्पेसिफिकली यहाँ पे मेन्यू बार के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। इसके बाद जो सेकंड रो आपको नज़र आ रही है जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ आइकन नज़र आ रहे हैं, इसको स्टैंडर्ड बार कहा जाता है। इसके बाद जो नीचे थर्ड बार आपको नज़र आ रही है जिसके अंदर आपको पेज साइज शो हो रहा है, पेज का नाम शो हो रहा है, ओरिएंटेशन है, उसके यूनिट शो हो रहे हैं, ये बेसिकली आपकी प्रॉपर्टीज बार है। लेफ्ट साइड के ऊपर से नीचे की तरफ जो आपको आइकन शो हो रहे हैं ये आपकी टूल बार है, और राइट साइड के ऊपर जो आपको ये कलर्स शो हो रहे हैं ये आपके CMYK के कलर पैलेट है। आप इसे ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। ओपन आप करेंगे तो आपको नीचे आना पड़ेगा और यहाँ पे ये एरो आपको नज़र आ रहे हैं, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये पैलेट खुल जाएगी, इसके अंदर जितने भी कलर हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। और ऑफ करने के लिए जब आप टॉप पे जाएंगे तो यहाँ पे ये एरो नज़र आ रहा है आपको, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी पैलेट बंद हो जाएगी। बाज़ औक़ात हम काम कर रहे होते हैं और हमसे अचानक कोई भी एक ऐसी चीज़ ऑफ हो जाती है कि हमें आइडिया नहीं होता कि वो कमांड कौन सी हमने यूज़ कर दी कि हमारी ये वाली बार ख़त्म हो गई या टूल बार ख़त्म हो गई या हमारी ये कलर पैलेट ख़त्म हो गए, तो वो हमने किस तरह उनको रिस्टोर करना है। उसका बहुत आसान हल है कि आपने ये जो खाली साइड है, नेगेटिव एरिया जिसे हम कहते हैं, आपने यहाँ पे से यहाँ पर आपने कर्सर ले जाकर राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो एक आपको लिस्ट ओपन होगी ये बेसिकली वो बार्स हैं जो आपकी इस वक्त आपको नज़र आ रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेन्यू बार है आपकी टॉप वाली, ये वाली जिसके अंदर हेडिंग्स दी गई हैं, ये आपकी मेन्यू बार है। इसके आगे चेक का साइन लगा हुआ है, गुड का मतलब ये ऑन है इस वक्त। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारी ऊपर से मेन्यू बार ख़त्म हो जाएगी। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, मेन्यू बार ऑफ हो गई। उसे दोबारा ऑन करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, मेन्यू बार पे दोबारा क्लिक करेंगे, हमारी मेन्यू बार वापस आ गई। इसी तरह स्टेटस बार है। स्टेटस बार आपकी बेसिकली ये जो नीचे बार आपको नज़र आ रही है जिसके अंदर आपको ये कलर्स नज़र आ रहे हैं और आपको नीचे एक डिटेल नज़र आ रही है, ये आपके स्टेटस बार है। स्टेटस बार और आपकी प्रॉपर्टीज बार ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होती रहती हैं। किस तरह होती हैं वो हम आगे बढ़कर ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे तो वो आपको मैं साथ साथ दिखाता चलूँगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको काफ़ी चीज़ों की समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले एक बॉक्स लगा के दिखाता हूँ। बॉक्स लगाने के लिए आपको इस टूल बार के अंदर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर के ऊपर बॉक्स मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कमांड आ जाएगी। अगर आप वहाँ पर उसे क्लिक नहीं करना चाहते तो आप सिंपली F6 दबाएंगे। पहले मैं पिक टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ वापस, मैं F6 प्रेस करूँगा तो मेरे पास बॉक्स की कमांड आ गई। बॉक्स की कमांड सिलेक्टेड है, उसका आपको आइडिया ऐसे हो जाएगा कि जो आपका कर्सर है उसके साथ आपको बॉक्स नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो एक बॉक्स ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे एक बॉक्स लग जाता है। ठीक है, आप चाहते हैं कि ये जो मैंने बॉक्स लगाया है, जो मेरा आर्ट बोर्ड है, बेसिकली जो आपने पेज साइज लगाया होता है और जो ये पीछे आपको एक बोर्ड नज़र आ रहा है, इसे हम आर्ट बोर्ड भी कहते हैं और इसे पेज साइज भी बोला जाता है या पेज भी कहा जाता है। इसके ऊपर जो आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे बिल्कुल सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ या बिल्कुल वो मिड के अंदर आए उस आर्ट बोर्ड के या पेज के, तो आपने सिंपली उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके P प्रेस करना है तो वो बिल्कुल सेंटर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपने उस ऑब्जेक्ट को अपने करीब करना है या स्क्रीन में उसका साइज थोड़ा सा बड़ा करके देखना चाह रहे हैं तो आप अपने माउस पे जो ऊपर व्हील होता है अगर उसे आगे की तरफ घुमाएंगे तो ये जूम इन हो जाएगा। अगर उसी व्हील को बैक की तरफ घुमाएंगे तो वो जूम आउट हो जाएगा। अगर उसी व्हील को प्रेस कर देंगे तो आपके पास एक हाथ का निशान आ जाएगा। बेसिकली ये आपका पेन टूल है जिसे आप पूरी फाइल को मूव कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, ऊपर नीचे
आगे पीछे और दाएं बाएं। ठीक है जी। या आप टूल बार के अंदर जाके ये फोर्थ आइकन है मैग्नीफायर ग्लास का, इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे ये आपके पास मैग्नीफायर ग्लास का आइकन आ जाएगा और ये बेसिकली आपके पास मैग्नीफायर ग्लास सिलेक्ट हो गया है, जिसे आप जूम कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैंने इस ऑब्जेक्ट का जो ऊपर वाला टॉप लेफ्ट कॉर्नर है इसी को सिर्फ जूम करना है। अपने मैग्नीफायर ग्लास को सिलेक्ट करके क्लिक करना है और अपने माउस को ड्रैग करके एक बॉक्स शेप बनानी है। तो आप जैसे ही माउस को ड्रैग करेंगे और बाद में रिलीज करेंगे तो ये उतने एरिया को जूम कर देगा। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैंने अब इसे वापस जूम आउट करना है तो अब आपने राइट क्लिक प्रेस करना है, ड्रैग करना है और रिलीज कर देना है, तो वो जूम आउट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हार्डबोर्ड के ऊपर नजर आ रहा है वो बिल्कुल जूम हो जाए आपके सामने और उसके अलावा कोई और चीज आपको नजर ना आए, तो सिंपली आपने F4 प्रेस करना है। F4 बेसिकली आपकी फंक्शनल कीज होती हैं जो आपकी न्यूमेरिक कीज के ऊपर F1, F2, F3, F4 के नाम से मौजूद होती हैं। आपने वहां पे F4 को जब प्रेस करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट आपके हार्डबोर्ड में नजर आ रहा है वो मैक्सिमम स्क्रीन के ऊपर जूम हो जाएगा। अभी इस बॉक्स के अंदर कोई भी कलर नहीं है, सिर्फ आपको आउटलाइन नजर आ रही है, तो मैं इस पे सबसे पहले कलर अप्लाई कर देता हूँ। कलर अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, कलर पैलेट पे जाना है और लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करने से कलर उस ऑब्जेक्ट के अंदर फिल हो जाएगा। मैंने ये क्लिक किया, ये रेड कलर फिल हो गया। लेकिन अगर आप मैग्नीफायर ग्लास से जूम करके इसके एजिस पे देखें तो आपको यहाँ पर एक ब्लैक कलर की आउटलाइन भी नजर आएगी। और आप चाहते हैं कि आप इस आउटलाइन का भी कलर चेंज कर लें, तो उस कलर को चेंज करने के लिए आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और उसी कलर पैलेट पे जाकर किसी भी कलर के ऊपर जब आपने लेफ्ट क्लिक किया था, लेफ्ट क्लिक करने से आपको ऑब्जेक्ट में कलर फिल कर सकते हैं, लेकिन आउटलाइन को फिल करने के लिए आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा। ग्रीन कलर के ऊपर राइट क्लिक करता हूं तो ये देखें कि आउटलाइन जो है वो ग्रीन कलर की फिल हो गई है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि ये जो आउटलाइन लगी हुई है ये बहुत बारीक है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट तो काफ़ी बड़ा है, तो आप इसकी जो आउटलाइन की थिकनेस है वो भी बढ़ा सकते हैं। वो किस तरह बढ़ा सकते हैं, आपने सिंपली इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट ही रखना है। यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे और स्टेटस बार में आप आगे देखते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज नजर आ रही है कि आपने रेक्टेंगल ऑन लेयर 1, आपने एक रेक्टेंगल बनाई हुई है लेयर 1 के ऊपर। लेयर्स में भी ये इसमें काम हो रहा होता है, लेकिन लेयर्स आपको यहाँ पे नजर नहीं आएंगी, वो आपको ओपन करनी पड़ती हैं। वो मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूंगा कि वो हमने किस तरह करनी है। अभी के लिए आप स्टेटस बार पे देख सकते हैं रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अगर आप राइट साइड पे आए तो यहाँ पे वो बता रहा है कि जो कलर है वो रेड फिल हुआ है और जो आउटलाइन है वो ग्रीन फिल हुई है। जिस बॉक्स के साथ पेन की शेप का आइकन लगा हो बेसिकली उसको हम आउटलाइन कहते हैं, और जिसके साथ एक बकेट का आइकन लगा हो जिसे हम बाल्टी कहते हैं तो उसको हम फिल का आइकन कहते हैं। ठीक हो गया जी, ये आपके समझाने के लिए मैंने आपको ज़्यादा आसान करके बता दिया। ये मेरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, मैं उसी स्टेटस बार पे नीचे गया और यहाँ पे आकर मैंने जो ग्रीन आउटलाइन दी हुई थी मैं उस पर जब डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो कि आउटलाइन पेन का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर ग्रीन है, जो विड्थ है ये बेसिकली आपकी आउटलाइन की थिकनेस है। इस वक्त 0.5 पॉइंट लगी हुई है, हम इसे बढ़ाकर कर देते हैं ये 3 पॉइंट। ठीक, आप देख सकते हैं कि पीछे जो आउटलाइन थी वो थिक हो चुकी है। अब मैं इसे ओके कर देता हूँ। मैग्नीफायर ग्लास से मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि ये देखें यहाँ पर आउटलाइन आपकी थिक हो गई हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, आप चाहते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा कर दूं। अगर आप इसे बड़ा करते हैं, मैक्सिमम मैंने अपने पेज के साइज से भी बड़ा कर दिया ऐसे, तो जो आउटलाइन है ना वो आउटलाइन उतनी थिक नहीं रही जितनी कि छोटे साइज पे थी। मैं कंट्रोल जी से अंडू कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक आउटलाइन ठीक है, लेकिन जब आप इसका साइज बड़ा करते हैं तो आउटलाइन अपने आप को
उस साइज के मुताबिक बड़ा नहीं कर रही, लेकिन जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बड़ा हो गया हुआ है। तो उसके लिए आपको एक कमांड अप्लाई करनी पड़ेगी, जिससे फिर ये होगा कि जब आप ऑब्जेक्ट को बड़ा करेंगे तो उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से ही आउटलाइन भी बड़ी हो जाएगी। मैं कंट्रोल Z करके अंडू कर रहा हूँ। हमने क्या करना है, हमने वापस जाना है और ये आउटलाइन पेन के अंदर जाना है। डबल क्लिक किया, यहाँ पे कलर तो हमने ग्रीन ही दिया, विड्थ हमने 3 पॉइंट कर दी, लेकिन जो राइट साइड पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे दो नीचे चेक बॉक्सेस आ रहे हैं, जिसमें आ रहा है बिहाइंड फिल और एक आ रहा है स्केल विद ऑब्जेक्ट। स्केल विद मैं ऑब्जेक्ट अब करूंगा ना, और सिलेक्ट करके मैं जब इसे ओके करूंगा तो आप देखेंगे कि जब मैं इसे बड़ा करता हूं तो अब ये उसके मुताबिक ही अपने साइज को मेंटेन कर रही है। और अगर मैं इसे छोटा करता हूं, ये अपने हिसाब से एडजस्ट हो गई। ठीक है। अच्छा, जब हम वहां पे आउटलाइन पेन के बॉक्स के अंदर थे तो वहां पे स्केल विद ऑब्जेक्ट के साथ एक और कमांड है बिहाइंड फिल। अब ये बिहाइंड फिल क्या चीज़ है? बिहाइंड फिल बेसिकली इस वक्त जो आपकी आउटलाइन की थिकनेस है ना, वो आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर शो हो रही है। बिहाइंड फिल से मुराद ये है कि जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो अगर आपके आउटलाइन की विड्थ 3 पॉइंट है और इस वक्त वो 3 पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर शो हो रही है, तो जब मैं बिहाइंड फिल को सिलेक्ट कर लूंगा तो 1.5 और 1.5 में ये डिवाइड हो जाएगी और 1.5 ऊपर शो होगी और 1.5 ऑब्जेक्ट के नीचे शो होगी। वो कैसे? पहले मैं इसे कैंसिल कर रहा हूं ताकि मैं इसे जूम कर दूं। ये मैंने इसे जूम किया, अब आपको ये क्लियर नजर आ रहा होगा। अब मैं वापस आउटलाइन पेन के अंदर गया और जब मैं बिहाइंड फिल पे क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा यहाँ पे एक चेंजिंग आएगी। वो ये आएगी कि यहाँ से लेकर यहाँ वाला जो पार्ट है वो रेड एरिया के पीछे चला जाएगा। मैं बिहाइंड फिल को सिलेक्ट किया और अब देखते हैं कि वो हाफ पीछे चला गया और हाफ बाहर की साइड पे है। तो बिहाइंड फिल से हम ये काम ले सकते हैं और मैं इसे यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। F4 से मैं जूम करूँ। अच्छा, आप आउटलाइन पेन को यहां पे तो डबल क्लिक करके सामने लेके आ रहे हैं, लेकिन आप F12 को भी अगर प्रेस करते हैं तो आउटलाइन पेन का बॉक्स आपके सामने शो हो जाता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मैं ये जूम आउट कर रहा हूं व्हील के साथ। अच्छा, अब यहां पे एक और चीज थी, फंक्शनल कीज के साथ आप कोरलड्रा में काफी कमांड को यूज कर रहे होते हैं। इसमें फंक्शनल कीज के साथ आप आउटलाइन पेन के बॉक्स को भी ओपन कर रहे हैं, आप बॉक्स के टूल को भी सिलेक्ट कर रहे हैं, और आगे बढ़ेंगे तो जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा तो फिर हम काफ़ी टूल्स जो है ना वो फंक्शनल कीज के साथ उनको चूज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही हम फंक्शनल कीज के जूम भी कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जो आर्टबोर्ड के अंदर ऑब्जेक्ट हमें शो हो रहा है हम उसे प्रॉपर मैक्सिमम स्क्रीन पर जूम करके देखें, तो आपने सिंपली F4 प्रेस करना है। तो जो आर्टबोर्ड के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट नजर आ रहे होंगे, अभी तो बेसिकली एक लगा हुआ है, आप जब मैक्सिमम यहाँ पे अगर 5, 7, 10, 100 भी होंगे तो वो सबको उसको सिलेक्ट करके जूम करके दिखाएगा। अभी एक है, मैं यहाँ पे F4 को प्रेस करूंगा तो वो उतने ही बॉक्स को मैक्सिमम मेरी स्क्रीन के ऊपर मुझे शो करके दिखाएगा। लेकिन अगर मैं यही बॉक्स की एक कॉपी बना लेता हूं साइड पर और अब मैं F4 दबाता हूं तो अब वो मुझे दोनों की विड्थ के मुताबिक स्क्रीन जूम करके दिखाता है, क्योंकि उसने मुझे तमाम ऑब्जेक्ट्स दिखाने हैं। F4 का मकसद जितने भी ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर यूज हो रहे हैं वो उन सबको दिखाता है। ठीक है, फर्ज करो कि मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके नीचे इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ और टॉप पे भी एक और कॉपी बना लेता हूँ। अगर अब मैं यहाँ पे फिर F4 को प्रेस करूंगा ना, तो अब ये मुझे उतने ही एरिया का मैक्सिमम व्यू देगा जितने उसमें ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं। अगर यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर दूं, इसको डिलीट कर दूं और इसको भी डिलीट कर दूं और मैं F4 को प्रेस करूंगा
क्योंकि अब तो यहाँ पे रह गया एक ऑब्जेक्ट। जैसे ही मैं F4 को प्रेस करता हूँ तो ये मुझे उसी सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को जूम करके दिखाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जो मेरा आर्ट बोर्ड है उसका व्यू नजर आए, तो आपने शिफ्ट प्रेस करना है और साथ में F4 को अब प्रेस करना है। पहले आप खाली F4 को कर रहे थे, अब आपने शिफ्ट के साथ F4 प्रेस करना है। तो जो आपका आर्ट बोर्ड है वो मैक्सिमम साइज का भी होगा। अभी तो लेटर साइज का जिसकी 8.5 इंचज बाई 11 इंचज है, वो बाद में आपको 20 बाई 20 इंचज भी होगा, 30 बाई 30 इंचज भी होगा। तो वो आपको इसी तरह मैक्सिमम उसे शो करेगा। और अगर आप प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं अपने डिज़ाइन की और आप चाह रहे हैं कि कोरल ड्रा का इंटरफेस मुझे नज़र ना आए, तो आपने सिंपली F9 प्रेस करना है। F9 प्रेस करेंगे तो साइड के बॉर्डर्स ख़त्म हो गए और आपको आपका ऑब्जेक्ट नज़र आ गया। F9 में दोबारा प्रेस करूंगा तो ये कमांड दोबारा रिवर्स हो जाएगी। इसी तरह आपने अगर इस ऑब्जेक्ट पे काम करना है और आप चाहते हैं कि मुझे इस ऑब्जेक्ट की सेम एक कॉपी चाहिए, तो आपने इस ऑब्जेक्ट को लेफ्ट क्लिक के साथ सेलेक्ट करना है और ड्रैग करना है, और जहां पे आपको कॉपी चाहिए वहां पे जाके आपने राइट क्लिक को भी साथ में प्रेस करना है और फिर दोनों को इकट्ठे रिलीज कर देना, तो आपके पास ये कॉपी बन जाएगी। मैं अंडू कर रहा हूं, मैं एक दफा दोबारा फिर आपको बता देता हूं कि आप चाहते हैं कि मैंने स्क्वायर की कॉपी बनानी है, तो आपने लेफ्ट क्लिक के साथ सिलेक्ट किया, इस ऑब्जेक्ट को दोबारा सिलेक्ट करके ड्रैग किया, राइट क्लिक को प्रेस किया और दोनों को इकट्ठे रिलीज कर दिया, तो ये आपके पास कॉपी बन गई। पहला मेथड तो है ये। सेकंड मेथड है कि आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और जो आपके कीबोर्ड की राइट साइड पे न्यूमेरिक कीज के साथ प्लस का बटन बना हुआ है, प्लस साइन का, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे एक कॉपी बना देगा। आप जितनी दफ़ा भी इस पर क्लिक करेंगे कि उतनी ही कॉपीज बनाता जाएगा। मैं यहाँ पे 1, 2 एंड 3 टाइम्स मैंने इस पर क्लिक किया तो ये 1 कॉपी, 2 एंड ये 3, हमारे पास 3 कॉपीज उसने बना दी। ठीक हो गया। 2 मेथड तो हो गए जे। अब आप चाहते हैं कि इसके अलावा भी कोई मेथड है या नहीं, तो मैं आपको बताऊं तो मैं वो भी बता देता हूं आपको। वो ये है कि आप इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, उसी तरह ड्रैग करें और जहां पे भी आपको इसकी कॉपी चाहिए वहां पे आपने स्पेस बार प्रेस कर देना। ये मैंने स्पेस बार प्रेस किया और मेरे पास ऑब्जेक्ट की कॉपी बन गई। एक वो ऑब्जेक्ट है जो मैंने यहाँ पे ड्रैग किया था, वो ये ऊपर पड़ा हुआ है, और जो मैंने नीचे कॉपी बनाई थी ये मेरी कॉपी बन गई। ठीक हो गया जी। अच्छा, आप चाहते हैं कि यार मैंने यहाँ पे एक कॉपी बनाई है इस एरिया में राइट साइड पे, और आप चाहते हैं कि मुझे इसी तरह की मल्टीपल कॉपीज भी चाहिए, तो आपने इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जो आपने कॉपी बनाई है और आपने कंट्रोल R दबाना है, तो ये आपकी मल्टीपल कॉपीज बनती जाएंगी। कंट्रोल R से मुराद है रिपीट। ये रिपीट की कमांड है। जो लास्ट कमांड आप अप्लाई कर रहे होंगे और बाद में आप कंट्रोल R को प्रेस करेंगे तो वही कमांड दोबारा रिपीट हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं इसे डिलीट करता हूं। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के जब कंट्रोल R करूंगा ये भी डिलीट हो जाएगा, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट और ये भी डिलीट। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया रिपीट। अब आप यहां पे चाहते हैं कि मैं इस ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करना चाहता हूं। ठीक है, उसके लिए आपने सिंपली इस ऑब्जेक्ट को दोबारा सिलेक्ट करना है। तो आप जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे ये नोड्स शो होने शुरू हो जाएंगे, बॉक्स की शक्ल के, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जैसे आप इन पे कर्सर लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे आपका कर्सर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे गए, ये आपका कर्सर चेंज हो गया, लेफ्ट टू राइट की तरफ ये कर्सर बना हुआ है, मतलब एक लेफ्ट की तरफ एरो शो हो रहा है और एक राइट की शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से आप पकड़ के क्लिक करके जब इसे ड्रैग करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे भी बढ़ सकता है और राइट साइड भी बढ़ सकता है, और लेफ्ट साइड पे भी कम हो सकता है और राइट साइड पे भी कम हो सकता है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ तो ये देखें राइट साइड पे बढ़ना शुरू हो गया।
आप इतना इतना साइज भी कर सकते हैं, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि यार यहाँ पे इस साइड पे तो साइज बढ़ रहा है, मैं मैन्युअली जो जाके इस साइड पे जाके साइज बढ़ाऊं दोबारा, और मुझे प्रोपोर्शन की आइडिया ना रहे और ये सेम बढ़ना चाहिए, तो बहुत इजी उसका हल ये है कि आपने जब यहाँ पे क्लिक करके इसे ड्रैग करना है तो आपने साथ में शिफ्ट भी प्रेस कर देना है, तो ये दोनों साइड से इक्वली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर आप टॉप साइड पे आ जाएंगे तो यहाँ पे भी ये इंक्रीज और डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर आप टॉप राइट कॉर्नर पे चले जाएं तो यहाँ पे ये एक साइड को अभी बढ़ रहा है और कम हो रहा है। अगर आप शिफ्ट दबा देंगे और फिर इसे ड्रैग करेंगे तो ये प्रोपोर्शनली बड़ा और छोटा होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप चाह रहे हैं कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को 360 डिग्री घुमाना है, मैं इसको मूव करना चाहता हूं, तो आपने सिंपली क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और इस पर एक दफ़ा दोबारा क्लिक करना है। जब आप एक दफ़ा दोबारा क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इनके ये वाले जो नोड्स हैं जो बॉक्स शक्ल के हैं ये चेंज हो जाएंगे। मैं इस पर एक क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखें ये ऊपर आइकन्स चेंज हो गए। अब जब इन पे आप कर्सर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो कर्सर है वो चेंज हो रहा है और यहाँ पे रोटेशन का आइकन बन रहा है। इसका मतलब यह है कि अब यहाँ पे आप क्लिक करके जब इसे घुमाएंगे तो ये 360 डिग्री मूव कर जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह जब आप इनके सेंटर पॉइंट में आएंगे तो वहां पे आप देखेंगे यहाँ पे एरोज हैं, एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है और एक राइट की तरफ जा रहा है। यहाँ पे जब आप आके क्लिक करेंगे तो अब ये स्क्यू करेगा। स्क्यू से मुराद होता है किसी चीज़ में तिरछापन पैदा करना। तो जब मैं इस पर क्लिक करके राइट करूंगा, ये लेफ्ट करूंगा, ये तिरछा हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर मैं इस साइड पे पकड़ के इसे ऊपर या नीचे करूंगा, ये इधर से तिरछा हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पे आप चाहते हैं कि ये जो आइकन है या ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं रोटेट तो करना चाहता हूं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल सेंटर में नहीं घुमाना चाहता, मैं इसकी थोड़ा सा ऐसे बदलना चाहता हूं। इसका एरिया ऑफ सर्कल इसका मैं चेंज करना चाहता हूं। तो आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है, एक दफ़ा दोबारा क्लिक करेंगे तो रोटेशन के साथ साथ जहाँ पे ये रोटेशन वाले आइकन चेंज हुए हैं वहाँ पे आपको सेंटर में एक सर्कल नज़र आएगा। बेसिकली ये आपके ऑब्जेक्ट का ओरिजिन है। आप इस ओरिजिन को क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, कहीं पे भी इसको प्लेस कर सकते हैं। मैं इसको पकड़ के इस पॉइंट पे कर दूंगा, तो जब मैं इसे रोटेट करूंगा ना, अब इसका सेंटर पॉइंट ये सेंटर वाला नहीं रहा, अब ये इसका ओरिजिन चेंज हो गया। अब ये इस ओरिजिन के मुताबिक अपने आप को रोटेट करेगा। ठीक है। अब मैं इसके मुताबिक करूंगा तो ये 360 डिग्री इस ओरिजिन के मुताबिक अपने आप को रोटेट कर रहा है। ठीक हो गया। अब आप चाहते हैं कि मैंने एक कॉपी तो यहां बना ली, लेकिन मुझे एक कॉपी इसके नीचे की तरफ चाहिए। तो उसके लिए मैंने जो आपको कंट्रोल आर की कमांड बताई थी और साथ में कॉपी करने के लिए लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करना है, राइट क्लिक को साथ में प्रेस करके बाद में दोनों को इकट्ठा रिलीज कर देना है। उस तरह कॉपी जिस तरह बनानी मैंने अभी आपको सिखाई, आपने वो वाले दोनों मेथड इसमें अप्लाई करने हैं और आपके पास देखेंगे कि एक बहुत डिफरेंट सी शेप नज़र आएगी। अच्छा, अब मैं शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके इसे छोटा कर रहा हूँ साइज को। अब आप इस ऑब्जेक्ट को दोबारा सिलेक्ट करें, एक दफ़ा फिर क्लिक करें तो ये आपका ओरिजिन नज़र आना शुरू हो गया। ओरिजिन को पकड़ के आप कहीं पे भी मूव कर दें, बेशक आप यहाँ पे कर दें या बेशक यहाँ पे कर दें, जहाँ पे भी आपका दिल करता है। जहाँ पे आप इसे रिलीज़ करेंगे ये वहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को अपने मुताबिक रोटेट करेगा। मैं इसको यहाँ पे इस पॉइंट पे रख रहा हूँ। अब मैं यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ड्रैग करता हूँ और मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ पे कॉपी चाहिए, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और दोनों को एक साथ रिलीज कर दूंगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर आप कंट्रोल आर की रिपीट कमांड को अप्लाई करेंगे तो देखिएगा एक मज़ेदार किस्म का डिज़ाइन बन जाएगा। कंट्रोल आर में प्रेस कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ये 10। ठीक है जी, ये मल्टीपल कॉपीज बन गई। इसी कमांड्स के साथ मैं आपको आने वाली क्लासेस में काफ़ी मज़ेदार किस्म के डिज़ाइन बना के दिखाऊंगा और आपके कंसेप्ट क्लियर से भी क्लियर हो जाएंगे। अब आप जाते हैं कि जी हमने ये पॉइंट जो है यहाँ पे तो सेट कर दिया है, लेकिन जब मैं इसे रोटेट करता हूँ तो मुझे आइडिया नहीं होता कि ये कितने एंगल के ऊपर रोटेट हो रहा है। तो रोटेट करने के लिए आप सिंपली इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, ड्रैग करें और साथ में कंट्रोल को प्रेस कर दें। अब आप कंट्रोल को प्रेस करेंगे तो ये रोटेशन में स्टेप्स ऐड कर देगा। अभी ये स्टेप इसने ऐड किया है 15 का, और यहाँ पे मैं इसे कॉपी बना दूंगा। 15 का किस तरह किया, इस ऑब्जेक्ट को मैं जब सिलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि ऊपर ये वाली जो बार है ये चेंज हो जाएगी। इसको मैं क्लिक करूंगा, इसकी प्रॉपर्टीज बार ऊपर चेंज हो गई। यहाँ पे इस जगह पर एंगल ऑफ रोटेशन इस ऑब्जेक्ट का बताया जा रहा है वो है 0.0, लेकिन जो मैंने नेक्स्ट कॉपी इसकी बनाई है अगर मैं उसे सिलेक्ट करता हूं तो इसकी मुझे रोटेशन उसने बनाई है 345, मतलब 360 डिग्री होता है एक रोटेशन सर्कल के अंदर। मैंने उसको यहां से ड्रैग करके जब रोटेट किया है तो उसने उसे 15 डिग्री पर कॉपी बना दी है वहां पे। अच्छा, अब यहां पे मैंने लास्ट कमांड जो अप्लाई की थी वो ये की थी कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट था बैक पर, इसको मैंने रोटेट करके कॉपी बनाई थी इसकी शेप में। मतलब मैंने यहाँ पे जो लास्ट कमांड यूज की है वो है कॉपी की। तो जब मैं इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के कंट्रोल आर करूंगा तो ये दोबारा यहाँ पे कॉपी बना देगा। अब जो ये वाली कॉपी आपकी तीसरी बनी है, अब यहाँ पे जब आप इसे चेक करेंगे तो प्रॉपर्टीज बार में यहाँ पे इसके 330 डिग्री हो गया। ये इसी तरह कम होता जाएगा और ये 0 तक चला जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे आके ये देखें ये 90 पे चला गया और ये अपने आप को चेंज करता करता यहाँ पे 0 तक पहुंच गया। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया रोटेशन। ये मैंने अंडू कर दिया और मैं F4 के साथ इसे जूम कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसका यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ। कलर मैंने आपको चेंज करना बता दिया कि आपने लेफ्ट क्लिक करना है तो कलर चेंज हो जाएगा, और राइट क्लिक करना है तो आपकी आउटलाइन का कलर चेंज हो जाएगा। अगर आप आउटलाइन को ख़त्म करना चाहते हैं या फिल को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपने इस कलर पैलेट के सबसे ऊपर आना है, और यहाँ पे एक वाइट कलर का बॉक्स है जिसके अंदर रेड कलर की लाइन लगी हुई है जो कि देखने में ही नो का सिग्नल दे रही है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उस पर जाके लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इसका फिल ख़त्म हो जाएगा, नील हो जाएगा। अगर राइट क्लिक करेंगे तो ये आउटलाइन भी ख़त्म हो जाएगी। अब आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा तो हुआ है, जब आप ड्रैग करेंगे तो सिस्टम उसकी लाइंस को दिखाएगा ज़रूर, लेकिन यहाँ पे आपको कलर कोई शो नहीं करेगा। ठीक है, अब आप इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करें और दोबारा इस पर कलर फिल कर दें। ठीक है जी, अब आप चाहते हैं कि मैंने यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाना है जिसकी मैं यहाँ पे कॉपी ले रहा हूँ और इसे मैं कलर दे रहा हूँ रेड कलर, और अब मैं फिर इसकी एक और कॉपी साइड पे बना रहा हूँ और इसे मैं कलर दे रहा हूँ ऑरेंज, और इसकी मैं एक और कॉपी बना रहा हूँ यहाँ पे साइड पे इसके नीचे, और इसे मैं कलर दे रहा हूँ ग्रीन। अब आप चाहते हैं कि इन चारों ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो ये रेड कलर है ये सबसे ऊपर नजर आए। सबसे ऊपर नजर तब ही आएगा जब ग्रीन कलर इसके पीछे जाएगा। ठीक है जी, तो उसके लिए आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, और आपके कीबोर्ड के ऊपर न्यूमेरिक कीज के ऊपर पेज अप का बटन है, आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो जो आपका ऑब्जेक्ट आगे है वो पीछे चला जाएगा और जो पीछे है वो आगे आ जाएगा। इसी तरह आप चाहते हैं नहीं, मैंने जो रेड को तो आगे कर दिया लेकिन मुझे सबसे आगे जो है वो ब्लू चाहिए, तो आप सिंपली ब्लू को सिलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करें और पेज अप को प्रेस कर दें, तो आप देखेंगे आगे आपके सामने
ब्लू वाला जो ऑब्जेक्ट था वो आगे नज़र आना शुरू हो गया। फिर इसी तरह आप शिफ्ट के साथ पेज अप करेंगे तो ऑरेंज वाला भी आगे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप कहते हैं यार नहीं, मुझे जो डिज़ाइन मैं बना रहा था उसके अंदर जो ब्लू था वो बैक पे ही है, तो उसके लिए अब आप अंडू करेंगे तो पहले ऑरेंज पीछे चला जाएगा, फिर ब्लू वाला पीछे जाएगा। आप अंडू तो नहीं करना चाहते, तो इसका बहुत एक आसान हल है कि जिस तरह आपने शिफ्ट के साथ पेज अप का बटन प्रेस किया और आपका ऑब्जेक्ट आगे की तरफ आ गया, इसी तरह जब आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो पेज अप के बटन के साथ पेज डाउन का भी बटन है, आप जब पेज डाउन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट सबसे पीछे चला जाएगा। यहाँ तक डेफिनेटली आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो सिंपली उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, तो यहाँ पे आपको डिलीट का बटन नज़र आ रहा है। आप इसे क्लिक करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। आप यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ से कर लें, नहीं तो कीबोर्ड पे डिलीट का बटन होता है, आप डिलीट को प्रेस करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैंने नहीं सिर्फ ऑब्जेक्ट को रखना है, डिलीट नहीं करना, तो आप इसे सिंपली कंट्रोल एक्स प्रेस कर सकते हैं तो कट हो जाएगा, और कंट्रोल वी के साथ आप उसे दोबारा पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने कॉपी किसी ऑब्जेक्ट की बनानी है तो जिस तरह मैंने आपको पहले कॉपी करने के लिए 3 मेथड्स का बताया, उसी तरह आप यहाँ पे एक चौथा मेथड भी है, वो ये है कि आप कंट्रोल सी के साथ कॉपी करें और कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दें, तो यहाँ पे आपके पास एक नई कॉपी बन जाएगी। ठीक हो गया। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और इन चीज़ों की घर में प्रैक्टिस करें। जब भी आपको टाइम मिले मैक्सिमम इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी कमांड्स पे आपकी ग्रिप अच्छी हो सके। और इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको किसी चीज़ की कोई समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जिस चीज़ के बारे में आप पूछना चाह रहे हो आप उसका कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसके बारे में इन क्लासेस से हटकर अलग वीडियो अपलोड करूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी हमारी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।